1 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये चैप्टर बेसिकली वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दोस्तों। इन चैप्टर्स में हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। फिर वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है। हम इलेक्शंस के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट्स के बारे में देखेंगे, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे, एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। पर ये सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझना होगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में एलोकेशन ऑफ पावर किस हिसाब से किया जाता है, एंड कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। शुरुआत करते दोस्तों, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत बड़े ग्रुप का मेंबर हो और वो ग्रुप काफी डाइवर्स भी है, जैसे कि अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग एबिलिटीज के लोग हैं, अलग अलग हॉबीज के लोग हैं, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है। तो ऐसा एक डाइवर्स ग्रुप है। अब आप ये भी इमेजिन कीजिए इस ग्रुप के जो मेंबर्स है वो आपस में झगड़ रहे हैं। देखिए, जब एक बहुत बड़े ग्रुप होगा उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग हॉबीज के लोग, तो सबका पसंद भी अलग अलग हो सकता है, सबका ओपिनियन भी अलग अलग हो सकता है। तो इनके बीच में छोटे मोटे इश्यूज तो होना वो नॉर्मल है। कभी कभी जो छोटे मोटे इश्यूज है वो बहुत बड़ा भी बन जाएगा। पर देखिए, क्या इनको ऐसे झगड़ना चाहिए? नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े ग्रुप में जो मेंबर्स है वो आपस में डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इनको एक साथ रहना चाहिए। तो इनके बीच में एक मिनिमल कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। पर होता क्या दोस्तों, जो रिच है वो पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, जो यंग पीपल है वो ओल्ड पीपल को डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो हाई प्रोफेशन के लोग हैं वो लो प्रोफेशन के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो होगा ही, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सबको एक साथ शांति और समाधान से रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका है दोस्तों, कुछ बेसिक रूल्स बना दो जो सबको फॉलो करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, प्रोफेशन, रिलीजियन, सोसाइटल स्टेटस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसा भी नहीं, वो बेसिक रूल्स के बारे में सबको मालूम भी होना चाहिए और वो एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई उन बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेना चाहिए। ऐसा एक एश्योरेंस चाहिए, तब लोगों को वो बेसिक रूल्स के ऊपर एक ट्रस्ट आएगा, एक सिक्योरिटी फीलिंग होगा। तो इससे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन कंक्लूड करते हैं, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। एक सोसाइटी या एक ग्रुप के मेंबर्स के बीच में मिनिमल कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होनी चाहिए और वो बेसिक रूल्स एनफोर्सेबल भी होनी चाहिए। नाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। मैंने आपको पहले बोला एक सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल्स या बेसिक लॉज होनी चाहिए जो सबको फॉलो करना है। पर अब एक सवाल उठता है दोस्तों, वो लॉज क्या क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेंगे? देखिए, ग्रुप में तो कई सारे मेंबर्स हैं और अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होगा, अलग अलग इंटरेस्ट होंगे। कोई लोग बोलेंगे हमें ये लॉ चाहिए, दूसरे बोलेंगे हमें दूसरा लॉ चाहिए, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है द बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। तो लॉज बनाने का पावर किसके पास होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है, उधर चीजें डिसाइड करेंगे मोनार्क, जो किंग है वो लॉज बनाएंगे जो सबको फॉलो करना है। अगर सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल देखा जाए, जो एस्टवेल रशिया है, बेसिकली जो यूएसएसआर है, उधर एक सिंगल पार्टी को पावर दिया हुआ था डिसाइड करने के लिए। बेसिकली लॉज बनाने का पावर एक सिंगल पार्टी को दिया हुआ था। अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उधर लोग डिसाइड करेंगे, लॉज क्या क्या होनी चाहिए वो लोग डिसाइड करेंगे। तो जब मैं बोला लोग डिसाइड करेंगे, ये कोई आसान बात नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो हमारे लिए लॉज फॉर्मुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट के पास लॉज एंड पॉलिसीज डिसाइड करने का पावर है, तो पार्लियामेंट को वो अथॉरिटी कहां से मिलता है? वो अथॉरिटी है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रखा है दोस्तों किस हिसाब से लॉज एंड पॉलिसीज होनी चाहिए। सो इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो हम इधर कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड डेफिनेशन कंक्लूड करेंगे। द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में डिसीजंस लेने का पावर किसके पास है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। नाउ लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट के पास लॉज एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने का पावर है। पार्लियामेंट जो लॉ पास करेंगे वो सारे सिटीजन्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो एनफोर्सेबल है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, लॉज को वायलेट करोगे, तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, आपको जेल में भी बंद करा सकता है। ये बात आपको पता है। इन दैट केस पार्लियामेंट आर्बिट्री लॉज भी तो पास कर सकता है ना। देखिए पार्लियामेंट जो लॉ चाहे वो पास कर सकता है। इस केस में पार्लियामेंट अगर कल बोलेंगे कि हम ऐसा एक लॉ पास कर रहा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करना है, तो वही करना पड़ेगा। पार्लियामेंट अगर बोलेंगे कल से आपको एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े नहीं पहनना है, तो वो भी करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट के जो पावर्स है, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस डालना जरूरी है, एक लिमिट डालना जरूरी है। तो दिस रूट्स टू आवर थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजन्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन है दोस्तों, गवर्नमेंट के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के जो पावर्स है इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस डालना। मतलब वो जो चाहे वो लॉ पास नहीं कर सकते। एंड दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। और ये जो लिमिटेशंस है ना, ये फंडामेंटल है, इसे गवर्नमेंट कभी भी ट्रेसपास नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट जो जो लॉज पास कर सकता है उसके कुछ क्राइटेरिया है, जो चाहे वो लोग वो पास नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स को कैसे लिमिट कर सकता है? अलग अलग तरीके दोस्तों। The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया हुआ है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है किसी भी हाल में कोई भी गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकते। एंड द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है, पर मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रली एंड फॉर नो रीजन। बिना कोई वजह का, बिना कोई रीजन का सिटीजन को गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशन आप बोल सकते हो। बिना कोई रीजन का, बिना कोई वजह का कोई भी सिटीजन को गवर्नमेंट आर्बिट्रली अरेस्ट नहीं कर सकते। सिटीजन के पास कुछ बेसिक लिबर्टीज भी है दोस्तों, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ए ट्रेड ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। तो ये सारे बेसिकली आप हमारे बेसिक लिबर्टीज बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं। और भी कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। सो इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल लिबर्टीज है जो हम कर सकते हैं एज ए सिटीजन, पर देखिए ये हम एब्सोल्यूट राइट्स नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हमेशा यह राइट्स हमारे पास रहेगा। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हो गया, जैसे कि 1975 में इंडिया में हुआ था ना नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर या फिर कोई वार हो गया, हमारे ऊपर कोई अटैक हो गया, तो इस टाइम पर गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पर हमारे पास कुछ राइट्स नहीं रहेंगे। इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है, मतलब कौन कौन से सिचुएशन में सिटीजन के पास बेसिक राइट्स नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के आप समझ गए ना, ये थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन सम लिमिट्स लगा सकते हैं। अगला है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी। देखिए अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेजर डेफिनेशंस देखा, अब हम चौथा पर आएंगे। अगर आप ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन चेक करोगे ना दोस्तों, जैसे कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब में आपको 2 मेजर फैक्टर्स देखने को मिलेगा। एक तो यह है गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसे प्रॉपरली एलोकेट किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है ये प्रॉपरली उसमें बताया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ पावर्स को लिमिट भी किया हुआ है, जैसे कि सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दिया ताकि गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सके। ठीक है, तो ये सब आपको ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलेगा। पर इसके अलावा अगर आप 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशंस चेक करोगे, जिसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है। मतलब देखिए, एक तो गवर्नमेंट का जो पावर्स है उसे लिमिट करना है, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दे दिया, गवर्नमेंट किसी भी हाल में उन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी प्रोविजंस इंक्लूड किया ताकि गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। फॉर एग्जाम्पल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन।
तब का गवर्नमेंट ये चाहते थे ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे भी करके खत्म करे, लोग भी यही चाहते थे। पर देखिए दोस्तों, अगर गवर्नमेंट को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कुछ करना है, कुछ लॉस पास करना है, कुछ पॉलिसीज लेके आना है, तो उनके पास पावर भी तो होनी चाहिए ना। वो पावर कहां से मिलेगा? जैसे हमने पहले बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। तो हमारे फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, ऐसे कई सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का हाल क्या था आप सबको मालूम है, हमने क्लास 9 में इन डिटेल डिस्कस किए थे। उधर अपार्थाइड सिस्टम चलता था, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था। तो 20th सेंचुरी में जब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उनके फ्रेमर्स ने भी कई सारे ऐसा प्रोविजंस इंक्लूड किया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। हमारे फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह सोचा, सोसाइटी में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास कुछ बेसिक राइट्स होनी चाहिए, जैसे कि एक लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने के लिए, मिनिमम मटेरियल वेल बीइंग के लिए, मिनिमम एजुकेशन के लिए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारी प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट को एनेबल करता है टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ व्हिच आर लीगली एनफोर्सेबल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारी प्रोविजंस है दोस्तों जो गवर्नमेंट को एनेबल करता है कुछ वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए। मतलब लोग क्या चाहते हैं, लोगों का लाइफ इंप्रूव करने के लिए, उनको मिनिमम एजुकेशन देने के लिए, उनको मिनिमम डिग्निटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब गवर्नमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड कुछ प्रोविजंस जो है लीगली एनफोर्सेबल भी है, मतलब वो गवर्नमेंट को करना ही है उन लोगों के लिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें काफी सारे ऐसे प्रोविजंस देखने को मिलेगा जो लोगों के वेलफेयर के लिए है, वो सब हम आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो हमने बोला था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूडेड है दोस्तों ऐसा कुछ प्रोविजंस जो लोगों का मिनिमम डिग्निटी ऑफ लाइफ इंश्योर करते हैं, मिनिमम एजुकेशन इंश्योर करते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फंडामेंटल राइट्स के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करके एक पार्ट है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बेसिकली डायरेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो कुल मिला के इधर हमें फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, दैट इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। मतलब देखिए, लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को एनेबल करना, ऐसा प्रोविजंस इंक्लूड करना एंड एक वेलफेयर सोसाइटी के लिए कंडीशंस भी क्रिएट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। बेसिकली उन्हें गवर्नमेंट को एनेबल करना है कुछ करने के लिए। अब देखिए एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इधर दो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट को एनेबल किया है कुछ चीज करने के लिए, उसके बारे में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका में क्या लिखा है कि देखिए, इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्व करना है गवर्नमेंट को, ये लिखा है। फिर देखिए, गवर्नमेंट को एफर्ट्स लेनी चाहिए टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन्हें प्रोटेक्ट करना है गवर्नमेंट को। एंड प्रोवाइड्स दैट गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली एंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, सबको घर दिलाना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब लिखा है। अगर आप इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे उसमें लिखा है टू कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट को एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम कंडक्ट करना है और जो गरीब बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट को लुक आफ्टर भी करना है। मतलब दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, एनकरेज करता है, ऊपर से मजबूर करता है इन सारे एक्टिविटीज करने के लिए। फाइनली दोस्तों, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सिटीजन्स के लिए। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग डिविजन से, पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सारे इंडियंस हैं, हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाता है as an Indian constitution से। This means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution। only एक basic constitution से ही लोगों को एक collective identity मिल जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, हम सब एक basic set of norms के लिए agree करता है सारे जो citizens है, मतलब हमें कौन गवर्न करना चाहिए, कैसे गवर्न करना चाहिए, तो ये सब पार्ट्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है। One has many sets of identities that exist prior to a constitution। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले ये इंडिविजुअल के पास अलग अलग आइडेंटिटी होंगे, वो अपना कास्ट का होगा, अपना रिलीजन का होगा, अपना प्रोफेशन का होगा, हो सकता है ना। पर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हम सारे सिटीजन्स को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाता है।
एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल से एग्री करने से एक इंडिविजुअल का पॉलिटिकल आइडेंटिटी उधर क्रिएट होता है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये हमारे फंडामेंटल वैल्यूज को भी डिफाइन करता है। मतलब क्या क्या लिमिट्स हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, मोरली क्या सही है क्या गलत है ये भी हमें बताता है। इसका मतलब यह है कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मॉरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को चेक करोगे वो कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट में डिफर तो करता है, पर कुछ कॉमनैलिटी भी है। जैसे कि मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। पर देखिए दोस्तों, जब नेशनल आइडेंटिटी को कंसीव करने की बात आती है ना, तो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस आपस में डिफर करते हैं, क्योंकि मोस्ट नेशंस आर एन अमेलगमेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। अलग अलग कंट्रीज के जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है दोस्तों वो अलग अलग है मैक्सिमम और एक एक कंट्री अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कंसीव करने वाला जो मेथड है वो भी अलग अलग मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी। मतलब एथनिकली जो जर्मन है उनको जर्मन सिटीजनशिप मिल जाता है। पर इंडिया में ऐसा है क्या? इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में एथनिक आइडेंटिटी की बात ही नहीं किया जाता है। हमारी सिटीजनशिप क्राइटेरिया में एथनिक आइडेंटिटी एक पॉइंट ही नहीं है। तो डिफरेंट नेशंस में अपना जो नेशनल आइडेंटिटी को कंसीव करने वाला जो मेथड है वो अलग अलग है। अब देखिए, डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ ए नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। तो एक कंट्री के डिफरेंट रीजन्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन क्या है